लुई पाश्चर का जन्म 1822 ईस्वी में फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के एक व्यवसायी सैनिक के यहाँ हुआ। लुई के पिता मूल रूप से चमड़े का व्यापार करते थे, लेकिन उनकी आमदनी काफी सीमित थी। वे चाहते थे कि लुई अच्छी शिक्षा हासिल करें ताकि उनके आर्थिक रूप से किसी भी तरह के कमी का सामना न करना पड़े, जबकि लुई शिक्षा के साथ साथ पिता के काम में मदद करना चाहते थे। जब लुई ने अरबोए की एक पाठशाला में प्रवेश लिया तो उनके साथ पिता का काम भी संभाला। दोनों चीजों में संतुलन बनाए रखने की काफी कोशिश की, लेकिन पढ़ाई में पिछड़ते गए। कक्षा के साथी उन्हें मंदबुद्धि कहकर मजाक उड़ाया करते थे। फिर भी उनके पिता ने पढ़ाई में काफी मदद की और कर्ज लेकर लुई को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए पेरिस भेज दिया। पेरिस में लुई ने वैसाको के एक कॉलेज में एडमिशन लिया और आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। लुई को पढ़ाई में खास रुचि नहीं थी, पर फिर भी उन्हें विज्ञान काफी आकर्षित करता था। ऐसे में उन्होंने रसायन शास्त्र के विद्वान डॉक्टर ड्यूमा के साथ रसायन विज्ञान को समझना शुरू किया। इकोल नॉर्मेल कॉलेज से उपाधि ग्रहण कर पाश्चर ने रसायन विज्ञान के बजाय भौतिकी पर ध्यान देना शुरू किया। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अच्छी तरक्की मिलने का फायदा हुआ कि उन्हें भौतिक विज्ञान विभाग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया और 1841 में फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने डिजोन के विद्यालय में उन्हें नियुक्ति दे दी। इसके बाद एक साल बाद स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय में वे बतौर प्राध्यापक पढ़ाने लगे। यहाँ पहुंचकर लुई की जिंदगी ने एक अहम मोड़ लिया। उन्हें कॉलेज में मैरी नाम की एक लड़की से प्यार हुआ और उन्होंने कई बार मैरी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो ना तो बात करने के लिए तैयार हुई और ना ही उनसे लुई से मुलाकात के लिए हामी भरी। लुई करीब एक साल तक मैरी से बात करने की कोशिश करते रहे। आखिर में मैरी मिलने के लिए तैयार हुई। दोनों की पहली मुलाकात के बाद मिलने जुलने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान लुई को पता चला कि मैरी कॉलेज के अध्यक्ष की बेटी है। लुई जानते थे कि मैरी को अपनी पत्नी बनाना आसान नहीं है, पर उनके काम ने सभी के दिलों में उनके प्रति सम्मान पैदा कर लिया और इसीलिए लुई की शादी मैरी से हो गई। निजी जीवन बसने के बाद लुई ने करियर पर ध्यान दिया। वे पहले भौतिक और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में काम कर चुके थे। अब उन्होंने जीव विज्ञान को समझना शुरू किया। फ्रांस में जिस तरह लुई का विश्वविद्यालय था, वहाँ आसपास अंगूरी के बगीचे थे। वहाँ के मदिरा तैयार करने वाले कारीगरों को लुई के बारे में मालूम चला तो वे उनसे मिलने विश्वविद्यालय पहुंचे। कारीगर अपने साथ अंगूर से तैयार की हुई पुरानी वाइन लेकर आए थे। उन्होंने वाइन लुई को देते हुए कहा कि हमारी वाइन जब तक नई रहती है तब तक उसका स्वाद अच्छा रहता है, फिर जैसे जैसे ये पुरानी होती है इसके स्वाद में खटास आने लगती है। तत्काल तो लुई को इसका जवाब नहीं मिला। वे बोतल को अपने साथ लैब ले गए। वहाँ वाइन की कुछ बूंदों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से घंटों तक देखते रहे। काफी देर बाद अध्ययन करने के बाद लुई को बूंदों के बीच में सूक्ष्म कीड़े दिखाई दिए। ये इतने छोटे थे कि नग्न आंखों से देख पाना संभव नहीं था। लुई ने इन कीड़ों को जीवाणु का नाम दिया। इसके पहले जीव विज्ञान के क्षेत्र में जीवाणु जैसे किसी भी जीव के बारे में कोई जानता नहीं था। लुई ने पाया कि वाइन का स्वाद इन्हीं जीवाणुओं के कारण बदल रहा है। उन्होंने वाइन को 20 से 25 डिग्री 60 सेंटीग्रेड पर गर्म करके फिर ठंडा किया। इसके बाद जब दोबारा जांच की गई तो वो जीवाणु मर चुके थे। साथ ही मदिरा के स्वाद पर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। जब ये बात वाइन बनाने वालों को मालूम चला तो उन्होंने वाइन को बोतल में भरने से पहले उसे गर्म करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोबारा उन्हें शिकायत नहीं मिली। लुई ने सोचा कि यदि अंगूर से बनी वाइन में जीवाणु हो सकते हैं तो उस हर चीज में जीवाणु होने की संभावना है जो हम जीवों से प्राप्त करते हैं और बिना उबाले इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद उन्होंने गाय के दूध पर रिसर्च किया। इसमें उन्हें मालूम चला कि उसे उबाल कर ठंडा करने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। इस सिद्धांत को देने के बाद पाश्चुकृत दूध चलन में आ गया। चूंकि लुई जीव विज्ञान पढ़ रहे थे, इसीलिए जीवाणु की खोज इस क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लुई जानते थे कि इससे कई बीमारियों का इलाज मिल सकता है और रोकथाम भी संभव है। इसीलिए उन्होंने जीवाणुओं पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों फ्रांस के मुर्गी पालन केंद्रों में हैजे की बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा था। धीरे धीरे करके कई चूजे मौत के मुंह में जा रहे थे। लुई ने इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए हैजा पीड़ित मुर्गियों की जांच शुरू की। वे जानते थे कि जीवाणु रक्त में भी हो सकते हैं। जांच के बाद उनका मत सही निकला। उन्होंने लोहे की काट लोहे से निकाली। लुई ने मरे हुए चूजों की रक्त से जीवाणुओं को निकालकर एक इंजेक्शन तैयार किया। इस वैक्सीन को उन चूजों और मुर्गियों को लगाया जो हैजे से ग्रसित थी, लेकिन इंजेक्शन से कोई खास फर्क नहीं आया। उसके बाद वैक्सीन उन मुर्गियों को लगाई गई जिनमें हैजे के लक्षण नहीं थे। नतीजा सकारात्मक निकला।
इन मुर्गियों को बाद में हैजा नहीं हुआ। हालांकि ये टीकाकरण की विधि की इजाद नहीं थी, पर जीवाणुओं के संक्रमण को रोकने के लिए उन्हीं का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया का पता चल गया था। इसके बाद लुई पाश्चर ने गायों और भेड़ों के एंथ्रेक्स नामक रोग के लिए वैक्सीन बनाई, जिससे उनमें संक्रमण का संकट 90% कम हो गया। उन्होंने इस वैक्सीन को गांव-गांव में भेजा ताकि पशुओं की रोग या संक्रमण से मौत ना हो। जानवरों में आपस में होने वाले संक्रमण पर तो लुई ने काबू पा लिया, लेकिन अगली चुनौती थी जानवरों से मनुष्यों में होने वाले संक्रमण की रोकथाम। 1885 में फ्रांस में कुत्तों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। इसी के साथ आए दिन कुत्तों के काटने से घायल होने वाले लोग अस्पताल पहुंच रहे थे। पीड़ित इलाज के दौरान करीब 48 घंटों के भीतर दम तोड़ देते थे। कोई भी दवा या इंजेक्शन कुत्तों से मनुष्यों में होने वाले रेबीज इन्फेक्शन को रोकने में कामयाब नहीं हो रही थी। चूंकि लुई ने जीवाणुओं और संक्रमण पर काम कर चुके थे, इसीलिए वैज्ञानिकों ने उन्हें ही इस चुनौती का सामना करने के लिए कहा। लुई ने कुत्तों के रक्त में पलने वाले जीवाणुओं पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। चूंकि जानवर के जीवाणु जानवर के शरीर पर तो काम कर सकते थे, लेकिन वे मनुष्य के शरीर पर भी सकारात्मक असर दिखाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने काफी सावधानी से अध्ययन किया। जब लुई इस विषय पर अनुसंधान कर रहे थे, तब एक महिला अपने बच्चे को लेकर उनके पास आई। उसने बताया कि 2 दिन पहले पागल कुत्ते ने उनके बच्चे को काट लिया और हर घंटे उसकी हालत खराब होती जा रही है। बच्चे में कुत्ते जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वो पानी में देखकर अजीब सा व्यवहार करता है। लुई ने रेबीज के जीवाणुओं से बनी वैक्सीन उस बच्चे पर लगा दी और ये क्रम करीब 1 सप्ताह तक जारी रहा। 1 सप्ताह के बाद बच्चे की स्थिति ठीक होने लगी और वो पूरी तरह से हाइड्रोफोबिया की चपेट में आने से बच गया। हाइड्रोफोबिया जैसी बीमारी की रोकथाम और रेबीज को रोकने वाली एंटी रेबीज डोज बनाने का काम इतिहास में पहली बार हुआ था। कई शोधों के बाद मालूम चला कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल न केवल कुत्ते के काटने पर, बल्कि भेड़िया जैसे जानवर के काटने पर भी किया जा सकता है। इस महान उपलब्धि के बाद लुई को फ्रांस सरकार ने सम्मानित किया। उनके नाम से पाश्चर संस्थान की स्थापना की गई, जहां लुई समाज के लिए इतना कुछ कर चुके थे, वहीं उनका अपना निजी जीवन वीरान हो गया। 1859 से 1865 के दौरान पाश्चर की 3 बेटियों में से 2 ब्रेन ट्यूमर और टाइफाइड की बीमारी से चल बसी थी। इस सदमे से मैरी भी डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। उन्होंने सभी से बात करना बंद कर दिया। इस घटना के 2 साल बाद 1868 में पाश्चर को भी लकवा मार गया और उनके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। बावजूद इसके वे अनुसंधान जारी रखे हुए थे। 1895 में लुई पाश्चर की मौत हो गई। बहरहाल विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। मानव प्रजाति की जानवरों से रक्षा होना उन्हीं की देन है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।